गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। तो जरा ग्लाइकोजेनेसिस को अगर हम टर्म को समझें तो इसमें देखो आ रहा है ग्लाइकोजेन, ठीक है, और दूसरा आ रहा है जेनेसिस। तो जेनेसिस मतलब होता है बनाना, और ग्लाइकोजन मतलब एक मॉलिक्यूल है शुगर का, जो पॉलीमर है उसे हम लोग बनाएंगे इस पूरे प्रोसेस में। तो ग्लाइकोजन जो है, वो जो ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है इसकी डिस्कवरी 1800 में हुई थी, और इसको डिस्कवर किया था क्लॉडे बर्नौल्ट द्वारा। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग न्यू ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को बनाते हैं। किससे? ग्लूकोज से। चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोजन जेनेसिस के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोजेनेसिस इज एन नॉन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक पाथवे। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते थे। ये है नॉन ऑक्सीडेटिव, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है रिलीज नहीं होंगे। इन विच ग्लूकोज इज पॉलीमराइज टू फॉर्म ग्लाइकोजन। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो जब हम लोग प्रोटीन बनाते हैं ना, तो वहाँ पर अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ करके हम प्रोटीन बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे और हम क्या बना लेंगे? ग्लाइकोजन बना लेंगे। तो इन विच ग्लूकोज इज पॉलीमराइज टू फॉर्म ग्लाइकोजन। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ते जाएंगे, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे क्या? पॉलीमराइजेशन। और बनेगा जो हमारा मॉलिक्यूल उसे हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज ए रिजर्व कार्बोहाइड्रेट मटेरियल ऑफ एनिमल। अब देखो होता क्या है कि जो हम डेली रूटीन बेसिस पे जो खाना खाते हैं उसमें शुगर मॉलिक्यूल या हम कहें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड जो बॉडी की सेल्स हैं जिनको जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है वो उसको ग्लाइकोलिसिस पाथवे में भेज कर कंज्यूम कर लेती हैं, ठीक है। और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बच रहा होता है उसे बॉडी क्या करती है, ऐसा नहीं है कि किडनी से फिल्टर करके बाहर निकाल दिया। बॉडी कभी भी किसी न्यूट्रिएंट को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करती है, वो हमेशा स्टोर करने की कोशिश करती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मोटापा आता है। तो जो बच गया ग्लूकोज है इसे बॉडी क्या करेगी फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैस जो हमारी सैलरी है उसमें से जितना हमें खर्च करना था उतना हमने खर्च कर लिया, उसके अलावा जो बचता है उसे हम लोग बैंक में स्टोरेज कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। उसी तरह से बॉडी क्या करती है, जो बचा हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेती है, मसल सेल में और लिवर सेल्स में। अब हम बात करते हैं, तो ये हमने देख लिया कि ग्लाइकोजेनेसिस का इंट्रोडक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो ग्लाइकोजन जो मॉलिक्यूल है इसको डिस्कवर किया गया था 1800 में क्लॉडे बर्नार्ड द्वारा, जैसे कि हमने पीछे उसमें पहली स्लाइड में देखा था। ये द फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट आल्सो फाउंड दैट ए लिवर फर्मेंट, ये इनको एंजाइम दिया, इन्होंने नाम दिया इसको फर्मेंट। कुछ मतलब फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने देखा कि लिवर में एक फर्मेंट नाम का एंजाइम होता है जो रिलीज करता है रिड्यूसिंग शुगर को। कहाँ से? लिवर टिश्यू से। तो जो फर्मेंट है इसको बाद में क्या किया गया कि नाम दिया गया मैटियर ग्लाइकोजन, मतलब शुगर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। तो ये जो फर्मेंट है ये क्या कर रहा था, जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो बने हुए हैं इसमें से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ करके रिलीज कर रहा था। तो इस वजह से जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज हो गए तो इन्होंने नाम दे दिया इसको शुगर फॉर्मिंग सब्सटेंट या मेटायर ग्लाइकोजन। In the first half of the 20th century, scientists in laboratory around the world followed up this early work. 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो पूरे वर्ल्ड में जो लोग साइंटिस्ट काम कर रहे थे उन्होंने जो ये पहले वो वाला वर्क हुआ जिसे उन्होंने शुगर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस नाम दिया या फर्मेंट नाम दिया, इसको इन्होंने फॉलो किया। प्यूरिफाई द फर्मेंट्स, उन्होंने जो ये एंजाइम था उसको प्यूरिफाई किया। दैट सिंथेसाइज एंड डिग्रेड ग्लाइकोजन एंड कैरेक्टराइजिंग द रेगुलेशन ऑफ दिस एंजाइम बाय इंसुलिन एपिनेफ्रिन। इन्होंने क्या किया कि जो ये फर्मेंट्स से जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को बना रहे थे या फिर जो ग्लाइकोजन बना हुआ से डिग्रेड कर रहे थे उसका रेगुलेशन चेक किया दो एंजाइम की हेल्प से, एक इंसुलिन और दूसरा एपिनेफ्रिन। जब हम क्या करेंगे, जब ग्लाइकोलिसिस का वो पढ़ेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को बनाना, और ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, तब हम वहाँ पर इंसुलिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन का डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये दोनों वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ग्लाइकोजेनेसिस है इसका एम क्या है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया है बॉडी में उसको स्टोर करना, टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन फास्टिंग कंडीशन। अब देखो क्या होता है कि जब कभी हम फास्ट रखते हैं
फास्ट मतलब उपवास, जब हमने उस दिन कुछ भी नहीं खाया, तो खाया नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बंद हो गई, हमारी बॉडी तो काम कर रही है, हम कहीं टहल रहे हैं, जा रहे हैं, तो एटीपी की हमें जरूरत पड़ रही है। तो ये उस टाइम पर जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? तो जो हमने कभी जब हम अच्छा खाना खा रहे थे तो हमने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो स्टोर करके रखा था इन ग्लाइकोजन फॉर्म में, उसी ग्लाइकोजन को डिग्रेड किया जाता है, वापस ग्लूकोज बनाया जाएगा उससे, और जिससे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो नॉर्मल एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द फास्टिंग कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोजन प्रोवाइड वर्टिब्रेट एनिमल विद ए रेडी सोर्स ऑफ ग्लूकोज टू सप्लाई द ब्रेन एंड स्केलेटन मसल्स विद एनर्जी। अब क्या होता है कि जब कभी एनर्जी की मतलब इमरजेंसी है, मतलब तुरंत चाहिए हमें एनर्जी, तो क्या करते हैं कि जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को स्टोर करके रखा गया है बॉडी में वर्टिब्रेट एनिमल्स में, उसको ब्रेक किया जाएगा और ग्लूकोज की सप्लाई को पूरा किया जाएगा। तो एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल, जैसे बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं ना, वैसे ही यहाँ पर हमने ग्लाइकोजन को स्टोर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टोर कर रखा है ग्लाइकोजन फॉर्म में। बात करते हैं लोकेशन की, तो जो सब सेलुलर लोकेशन है, तो ऑल ग्लाइकोजेनेसिस रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन दी साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोजेनेसिस रिएक्शन होती है वो कहाँ पर हो रही है? सेल के साइटोप्लाज्म में। दस ऑल ग्लाइकोजेनेसिस एंजाइम आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। जब पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है, तो जो सारे एंजाइम हैं इस पाथवे के वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। नियरली ऑल सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ग्लाइकोजन, बट ग्लाइकोजेनेसिस इज प्रीडोमिनेंटली इन द लिवर एंड मसल सेल। बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं, लेकिन जो प्रीडोमिनेंटली है वो कहाँ पर स्टोर होता है? लिवर में और मसल सेल में। जैसे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा इनकम है किसी भी इंडिविजुअल की, थोड़ा बहुत पैसा वो अपने पास बचा के रखता है, लेकिन ज़्यादातर पैसा वो कहाँ रखता है? बैंक में। उसी तरह से बहुत सारी सेल्स हैं वो थोड़ा बहुत अपने पास भी ग्लाइकोजन स्टोर करती हैं, लेकिन पूरी बॉडी का मेनली बैंक कौन सा है? लिवर है और मसल सेल्स है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस की ह्यूमन में, कि ह्यूमन में ग्लाइकोजन सिंथेसिस कहाँ कहाँ पर हो रही है? तो दो जगह हो रही है प्रीडोमिनेंटली, एक लिवर में हो रही है और दूसरी हो रही है मसल सेल में। लिवर ग्लाइकोजन ब्रेक इन हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन एंड मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन फास्टिंग। देखो जब क्या हुआ कि फास्टिंग में है, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, या फिर किसी का ऑपरेशन हुआ जिससे वो खा पी नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लिवर में ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को स्टोर करके रखा गया है उसको ब्रेक किया जाएगा और ग्लूकोज की बॉडी की सप्लाई को पूरा किया जाएगा। वहीं मसल सेल में बात करें तो जब कभी क्या होता है कुत्ते ने दौड़ा लिया या स्ट्रेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कंडीशन में ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाएगा और उससे जो ग्लूकोज रिलीज होगा उसको ग्लाइकोलिसिस में कंज्यूम करके एटीपी प्रोड्यूस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो ग्लाइकोजेनेसिस है इसके बायोकेमिकल रिएक्शन की। तो जो ग्लाइकोजेनेसिस जो जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे और थर्ड स्टेप में हम लोग ब्रांचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जैसे क्या होता है कि ये सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं यूज होता है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में, इसको एक्टिवेट करना होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इन यूडीपी ग्लूकोज। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज ने बना दिया, इसको हम कन्वर्ट करते हैं यूडीपी ग्लूकोज में। अब देखो जैसे यहाँ पे यूडीपी मतलब यूरिडिन डाई फॉस्फेट, तो ये हो गया यूरिडिन मॉलिक्यूल, इसके साथ में एक फॉस्फेट ये जुड़ा हुआ है, दूसरा फॉस्फेट ये जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में हमने जोड़ दिया कौन सा? ग्लूकोज। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर यूडीपी ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूडीपी ग्लूकोज के साथ में ऐड करने का प्रोसेस है, इसे हमने नाम दिया एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूज्ड इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस में जो ग्लूकोज यूज होने वाला है उसका नाम है यूडीपी ग्लूकोज, और यूडीपी ग्लूकोज जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है किसकी? ग्लूकोज की। किस प्रोसेस के लिए? ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए। दस यूडीपी ग्लूकोज इज द डोनर ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोजेनेसिस रिएक्शन। अब देखो जब ग्लाइकोजेनेसिस रिएक्शन जब चलेगी तो वहां पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेकर आने का काम है वो कौन कर रहा है? यूडीपी कर रहा है, या हम लोग बोले कि यूडीपी ग्लूकोज जो है वो डोनर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ग्लाइकोजेनेसिस रिएक्शन में। ये हमने पढ़ लिया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे एक्टिवेटेड हुआ। अब हम बात करते हैं इनिशिएशन की, यानी कि ग्लाइकोजन एक्टिवेट तो हमने कर लिया, अब हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं।
तो इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एसेंशियली रिक्वायर प्राइमर। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्राइमर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें कुछ सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग प्राइमर बोलते हैं। इतना लगने के बाद में बाकी के रिएक्शन एंजाइम खुद करते रहते हैं। जैसे मकान बनाने के लिए हमें बेस बनाना होता है ना, वैसे ही हमें ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करने के लिए हमें ये बेस बनाना होता है, यानी कि इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या? प्राइमर। तो प्राइमर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये दो तरह से हो सकता है। उससे पहले हम जरा जो अभी हमने पीछे पढ़ा है ना रिएक्शन की यूडीपी ग्लूकोज वाला, उसको जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूडीपी ना बोल करके न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इसको नाम दिया है इस डायग्राम में। तो ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि ग्लूकोज हो गया, और ये हो गया हमारा यूडीपी। ये बेस की जगह हम लोग मान ले यूरिडीन है, ये इसके साथ में राइबोस शुगर जुड़ी हुई है, और ये ट्राइफॉस्फेट है, यूटीपी है। अभी इसमें क्या होता है कि जो इसका फर्स्ट वाला जो है ये अल्फा बीटा इस तरह से है, फॉस्फेट है। तो ये वाला फॉस्फेट जो ग्रुप है ये रिएक्ट करता है जो शुगर का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल था उसके साथ में, और एनडीपी शुगर पायरोफॉस्फोराइलेज यहाँ से क्या हुआ कि जिसके ये दो फॉस्फेट थे ये यहाँ से रिलीज हो गए, और ये शुगर ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल और जो ये यूडीपी के साथ में ये अल्फा वाला फॉस्फेट था ये इसके साथ में जुड़ गया। तो इस तरह से ये हमारा बन गया क्या? यूडीपी ग्लूकोज। ठीक है, इसकी डाई मतलब दो फॉस्फेट है, तो पहला ये है दूसरा ये है। और जो यहाँ पर जो पीपीआई रिलीज हो गया, इस पे एक एंजाइम लगेगा इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज, ये इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, तो हमें दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्राप्त हो जाएंगे। इसी वजह से कहते हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन है इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, वहां पर दो एटीपी का खर्चा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ये बॉन्ड जब रिलीज हो जा रहा है तो ये दो दो उसके बराबर एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पीपीआई जो है वो रिलीज हो गया। इस तरह से हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर लिया। तो नेट रिएक्शन देखें जरा, हमने शुगर फॉस्फेट लिया था यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिया था, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट लिया था, और हमने जो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट प्लस शुगर बना लिया, प्लस दो पीआई हमारे यानी कि दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए। अब हम बात करते हैं जो प्राइमर इसमें यूज होना है उसकी। तो प्राइमर जो है वो दो तरह से हो सकता है। पहला है हमारा ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन हो सकती है, या फिर पहले से प्रेजेंट कोई ग्लाइकोजन फ्रेगमेंट हो सकता है जिसके ऊपर हम लोग अपना पूरा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करेंगे। अब जैसे ये समझ लो ये कैसे है, तो मान लो ग्लाइकोजेनेसिस और जीनोलिसिस तो चलता रहता है। तो पहले कभी जीनोलिसिस हुई तो ये खूब बड़ा सा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल था, इसको ब्रेक करके छोटा कर दिया गया, तो ये अभी इतना बड़ा रह गया। ये पहले से प्रेजेंट है यहाँ पर, ये फ्रेगमेंट पहले से यहाँ पर क्या है, सेल में प्रेजेंट है। अब हम इसी के आगे क्या करें, नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ना शुरू कर दें, तो ये वाली कंडीशन कहलाएगी प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन फ्रेगमेंट। तो ये एक्ट करता है प्राइमर की तरह व्हेन ग्लाइकोजन फ्रेगमेंट इज प्रेजेंट। अगर ग्लाइकोजन फ्रेगमेंट पहले से प्रेजेंट है तो एक्ट करेगा किसकी तरह? प्राइमर की तरह। अब मान लीजिए सेल है उसमें ये ग्लाइकोजन फ्रेगमेंट बिल्कुल भी बचा ही नहीं है, तो वहां पर क्या होता है कि एक ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है वो एक्ट करती है प्राइमर की तरह, जब जो सेल है उसके अंदर पहले से कोई फ्रेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो जो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है वो एक्ट करेगी हमारा किसकी तरह? प्राइमर की तरह। यहाँ पर एक नोट में पॉइंट दिया गया है, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस इनिशिएट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है वो इनिशिएट करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज ऑन प्राइमर। जो ये पहले से जो प्राइमर जो प्रेजेंट है इसके ऊपर जो नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ने का जो काम है वो कौन करता है? एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेस, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीएसबी बोलते हैं। अब यहाँ पर जरा देख लो कि ये रिएक्शन कैसे होगी। तो ये हमारा यूडीपी ग्लूकोज है, ठीक है। अब देखो जो प्री एग्जिस्टिंग ग्लूकोज है उस पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमें मेनली फोकस करना है ग्लाइकोजेनिन वाले पर। तो यहाँ पर ये ग्लाइकोजेनिन जो प्रोटीन है तो ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनेगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें एक अमाइनो एसिड इसका नाम है टायरोसिन, इसकी जो पोजीशन है वो 194 है। इसका जो OH ग्रुप है वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये जो यूडीपी ग्लूकोज है उसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा। तो जब ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो जो इसमें यूडीपी है, यूडीपी मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, और जो ग्लूकोज जो है वो अटैच हो जाएगा डायरेक्ट किसके साथ में? ग्लाइकोजेनिन के साथ में। तो यहाँ पर ये हमारा ग्लाइकोजेनिन हो गया, और ये इसका टायरोसिन जो अमाइनो एसिड था वो था, और ये हमारा ग्लूकोज जो है इसके साथ अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब अगला यूडीपी ग्लूकोज आएगा तो इस तरह से एक ग्लाइकोजेनिन के साथ में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हुआ, इसी तरह से हम दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अटैच करते रहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर, इसका जो ये 4th पोजीशन है,
इसका जो OH ग्रुप है ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, जो नया यूडीपी ग्लूकोज है इसके ऊपर, और इसके भी जो यूडीपी है वो रिलीज हो जाएगा और ये अटैच हो जाएगा इस वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में। ये है इसकी फर्स्ट पोजीशन और ये है फोर्थ पोजीशन। तो इस तरह से जो यहाँ बॉन्ड बन रहा है उसका नाम है α1s2 4। तो जो ग्लाइकोजन बनने के लिए जो ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन है वहां पर बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है, α1s2 4। अभी ये लीनियर कंडीशन में बन रहा है, जब यहाँ से ब्रांच निकालेंगे तो वहां पर बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसको भी हम आगे समझेंगे कि कैसे हो रहा है। तो जो नया बनने वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी फर्स्ट पोजीशन और जो पहले से प्रेजेंट है उसकी फोर्थ पोजीशन, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बॉन्ड जो बन रहा है उसका नाम है α1s2 4 और यूडीपी यहाँ से रिलीज हो गया। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है। ये हमने बात कर लिया इलोंगेशन की। तो इलोंगेशन करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। ये वर्क जो बॉन्ड बन रहा था α1s2 4 ये सब किसकी देख रेख में बन रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेज की। तो पॉलीमराइजेशन ग्लाइकोजनेसिस का प्रोसेस कौन कराता है, ग्लाइकोजन सिंथेज कराता है। नोट की बात करें तो ग्लाइकोजन सिंथेज ओनली कैटालाइज लीनियर पॉलीमर फॉर्मेशन। तो यानी कि जो लीनियर यानी कि जो इस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल आकर के जो जुड़ रहे हैं ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेज की वजह से। लेकिन अब यहाँ से क्या करना हो, ब्रांच निकालनी हो तो ये ग्लाइकोजन सिंथेज नहीं कर पाएगा, इसके लिए हमें किसी दूसरे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। दस फॉर्म α1s2 4 to α1s2 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोजन सिंथेज पॉलीमराइज ग्लाइकोजन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्लूकोज एट नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो जो नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको कहाँ पर बाइंड कराता है, ये इसका था रिड्यूसिंग एंड, ये इन्वॉल्व हो गया, और ये इसका कैसा एंड है, नॉन रिड्यूसिंग एंड है। तो यहाँ पर हमेशा जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है उसका इनकॉर्पोरेशन होता है कहाँ पर, नॉन रिड्यूसिंग एंड पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ब्रांचिंग की। हमने लीनियर स्ट्रक्चर तो पहले देख लिया कि ये जैसे लीनियर स्ट्रक्चर है तो कैसे बन रहा है। अब हमें देखना है कि इसमें ब्रांच कैसे लगेगी। तो ब्रांच लगाने के लिए एक नए एंजाइम की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज था वो ब्रांच तो नहीं लगा सकता है। तो ग्लाइकोजन सिंथेज कैन नॉट मेक द α1s2 6 बॉन्ड। जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये ब्रांच लग रही है तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है इसका पैटर्न होता है α1s2 6, और जो ग्लाइकोजन सिंथेज है वो केवल लगाता था α1s2 4। ठीक है, तो अब ग्लाइकोजन जो ब्रांचिंग करनी है उसके लिए हमें α1s2 6 की जरूरत पड़ेगी। तो जो ग्लाइकोजन सिंथेज है वो 1s2 6 तो लगा नहीं पा रहा, इसके लिए हमें एक नए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो जो नए एंजाइम है उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम, या फिर इसी का दूसरा नाम है एमाइलो α1s2 4 to 1s2 6 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिल 4 to 6 ट्रांसफरेज। ठीक है, ये क्या करेगा, ये 6 से 7 शुगर रेजिड्यू लॉन्ग फ्रेगमेंट को नॉन रिड्यूसिंग एंड से कट करेगा और उसको प्लेस करा देगा α1s2 6 बॉन्डिंग द्वारा। जैसे ये एक हमारा लीनियर स्ट्रक्चर था, इसने क्या किया, ये इतना फ्रेगमेंट को कट किया। ठीक है, उसके बाद में ये क्या किया, इसने इसको यहाँ पर एक ब्रांच पॉइंट पर कनेक्ट करा दी। जैसे ये है, ये ब्रांच थी, अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया और इसको ला करके यहाँ पर हमने जोड़ दिया, तो इस तरह से ये ब्रांच मिल गई। हर ब्रांच पर नया ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम वर्क करेगा। अब यहाँ पे ये आगे पॉलीमराइज होता रहेगा, तो यहाँ पर भी एक ग्लाइकोजन सिंथेज वर्क करेगा और यहाँ पर भी एक ग्लाइकोजन सिंथेज वर्क करेगा। तो ग्लाइकोजन सिंथेज का नंबर बढ़ता जाता है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है। तो जरा इस वाले डायग्राम में ये समझ लो कि ये हमारा यूडीपी ग्लूकोज है, यानी कि ये शुगर है और ये यूरेसिल है और इसके साथ में 2 फॉस्फेट है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस करा है, उसी का जो ये डायग्रामेटिक जो रिंग स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये हमारा पहले से प्रेजेंट जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है उसका 4 प्राइम है, ये रिएक्ट कर जाएगा जो हमारा यूडीपी ग्लूकोज है यहाँ पर, और ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है, यूडीपी निकल जाएगा। तो इस तरह से जो नया बॉन्ड पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे, ये α1s2 4 बन रहा है। ठीक है, तो इसका बॉन्डिंग पैटर्न है, ये न्यू नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है वो जनरेट हो गया। इलोंगेटेड ग्लाइकोजन विद N+1 रेजिड्यू। तो इस तरह से ग्लाइकोजन नया मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है वो इस तरह से ऐड होता रहता है। अब हम बात करते हैं पूरा लीनियर पाथवे की, किस तरह से ये वर्क चल रहा है। तो सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा, उसके लिए 2 कंडीशन है, या तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होगा, हेक्सोकाइनेज बॉडी के अधिकतर सेल्स में है, अगर लिवर में होगा तो वहां पर ग्लूकोकाइनेज होगा। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा उसकी 6 पोजीशन पर फॉस्फेट को लगा दिया जाएगा। ये जो है काम किया है फॉस्फेट को लगाने वाला, ये काम किया हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज ने। उसके बाद इसका हम आइसोमराइजेशन करेंगे, ग्लूकोज को 6 पोजीशन से हटा करके हम लोग ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन पर लगा देंगे क्या, फॉस्फेट। तो ये काम जो करता है हमारा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज करता है।
उसके बाद हमारा यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज आ जाएगा। ये क्या करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा। जैसे जरा यहाँ वाले डायग्राम में देखो, ये पायरोफॉस्फेटेज आया था ना, इसकी एनर्जी से हमने यूडीपी ग्लूकोज बनाया था, उसी की बात हम जरा यहाँ पर कर रहे हैं। तो यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज, और हम बना लेंगे क्या, यूडीपी ग्लूकोज। ये हमारा डोनर होता है ग्लूकोज का इन ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे या ग्लूकोजेनेसिस पाथवे में। ठीक है, तो ये डोनर हमें मिल गया। उसके बाद हम एंजाइम यूज करेंगे ग्लाइकोजन सिंथेज का। तो ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करेगा, यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेता जाएगा और अल्फा 1s2 4 बॉन्डिंग लगा करके वो लीनियर स्ट्रक्चर ग्लूकोज ग्लाइकोजन का बनाता जाएगा। उसके बाद फिर हमें ब्रांचिंग भी करना है इसमें, तो हमें नए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ब्रांचिंग एंजाइम। और इस तरह से हम बना लेंगे ग्लाइकोजन, जिसमें दो तरह के बॉन्ड पाए जाएंगे, एक होगा अल्फा 1s2 4 और दूसरा होगा अल्फा 1s2 6। अल्फा 1s2 6 जो है वो केवल ब्रांच पॉइंट पर प्रेजेंट है, यानी कि जैसे यहाँ से देखो ब्रांच निकले तो केवल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसके आगे जो मॉलिक्यूल लग रहे होंगे वो ग्लाइकोजन सिंथेज ही लगाएगा और उनका बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो अल्फा 1s2 4 ही होगा। तो इस पूरे पाथवे को हम लोगों ने नाम दिया क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। यहीं पर जरा रेखांकित या टर्मिनोलॉजी में भी वही सेम चीज बताया गया है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो GLUT4 मसल में और लिवर से अगर है तो GLUT2 के थ्रू निकालेंगे हम लोग और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कई सारे फेट हो सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम लोग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तो यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन, इससे हम लोग ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करा सकते हैं। जैसे हमने लास्ट पाथवे में पढ़ा था 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेट, यानी कि ये एचएमपी पाथवे या पेक्टोज फॉस्फेट पाथवे में चला गया। और अगर हम लोग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देंगे तो हमारा चला जाएगा कौन से पाथवे में, ग्लाइकोलिसिस में। इससे हम लोग बना लेंगे पायरुवेट। पायरुवेट से एस्टाइल कोएंजाइम है, एस्टाइल कोएंजाइम से आगे हम लोग टीसीए साइकिल को कंटिन्यू कर लेंगे। तो किस तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो 3 पाथवेज को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो कनेक्शन है इसका उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करते हैं नोट की। तो एज वेल एज ब्रांचेस इन ग्लाइकोजन इंक्रीज, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू ए ग्रेटर नंबर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज। अब देखो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर आकर के ऐड हो रहे थे। यहाँ पर जो एंजाइम वर्क कर रहा है उसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक ब्रांच और बन गई। जब ब्रांच बन जाएगी तो एक ग्लाइकोजन सिंथेज जो है उधर वर्क करता हुआ जाएगा और एक ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो ये ब्रांच वाले की तरफ वर्क करता हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे ही पॉलीमराइजेशन का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एंजाइम का नंबर भी बढ़ जाता है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। तो ईच ग्लाइकोजन सिंथेज एक्ट ऑन नॉन रिड्यूसिंग एंड, जो नए ग्लाइकोजन सिंथेज मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर वर्क करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड पर करते हैं। अब हम बात करते हैं जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है इसके रेगुलेशन की। तो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस प्राइमरली डिपेंड ऑन द टाइप एंड प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हार्मोन है और कहाँ पर प्रेजेंस है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो प्राइमरली रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस को। अब पहले हम इंसुलिन को समझेंगे और फिर हम समझेंगे ग्लूकागॉन को। तो इंसुलिन जब रिलीज होता है जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई होता है, और ग्लूकागॉन तब रिलीज होता है जब बॉडी में ग्लूकोगॉन यानी कि ग्लूकोज जा चुका है और ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम है। जब ग्लूकोज का लेवल कम है तो क्या आपको ग्लाइकोजन बनाना चाहिए, आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है और आप बैंक में पैसा स्टोर करेंगे, तो नहीं। तो उस कंडीशन में जब ग्लूकागॉन होगा तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। वहीं जब इंसुलिन जब है तो इंसुलिन जब रिलीज होता है जब ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, यानी कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप पैसा खर्च भी कर रहे हैं और बैंक में भी स्टोर कर रहे हैं। तो जब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो हमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस का लेवल भी बढ़ेगा। तो इंसुलिन इंड्यूस ग्लाइकोजन सिंथेज, जो हमारा जीएस एंजाइम था यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेज था, इसको एक्टिवेट करने का काम करता है कौन, इंसुलिन, बाय कैटलाइजिंग द एक्टिवेटर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज। जब ग्लाइकोजन सिंथेज की एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा ग्लाइकोजन जो सिंथेसिस है उसका रेट भी बढ़ेगा। वहीं पर जो ग्लूकागॉन होता है ये क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को सप्रेस करता है, क्योंकि जो हमारा जीएस एंजाइम है ये जीएस है, इसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है, ग्लूकागॉन। तो ये दोनों का हमने समझ लिया कि कैसे ये काम कर रहे हैं। अब एक कंडीशन और है कि फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन भी ग्लाइकोजन सिंथेसिस को रेगुलेशन होता है उसके द्वारा। तो दो कंडीशन है, या तुम्हारा जीएस एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में होगा, ग्लाइकोजन सिंथेस फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में होगा, या फिर अनफॉस्फोराइलेटेड में होगा। जैसे मान लो ये हमारा जीएस है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसके ऊपर फॉस्फेट लगा हो
और दूसरा जो है इसके ऊपर फॉस्फेट ना लगाओ। तो जब फॉस्फेट लग गया है यानी कि ये कैसी कंडीशन है, इनहिबिटेड कंडीशन है। इस कंडीशन में ये वर्क नहीं करेगा। जब फॉस्फेट नहीं लगा है, अनफॉस्फोराइलेटेड है, तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, तब ये क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ जीएस यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेज की जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होती है वो कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ जीएस कैटलाइज्ड बाय जीएस3 काइनेज। इसको जरा ये डायग्राम यहाँ समझ के ऐसे समझो, ये हमारा जीएस एंजाइम है, इसके ऊपर जो फॉस्फेट लगाने का काम करता है उसका नाम है GS3K काइनेज, GSK3 काइनेज, या हम लोग बोले GS3K काइनेज। ये क्या करेगा, इसके ऊपर फॉस्फेट लगाता है। तो यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कहते हैं ये इसको सप्रेस करने का काम करता है। इसके ऊपर फॉस्फेट लगाता है कौन, GS3K। यानी कि GS3K जो है वो सप्रेस करने का काम करता है ग्लाइकोजन सिंथेज को। और ग्लाइकोजन सिंथेज को बताओ हार्मोन में कौन सप्रेस कर रहा था, तो ग्लूकेगॉन। तो GS3K को एक्टिवेट करने का काम करता है कौन, ग्लूकेगॉन। तो एक्टिवेशन ऑफ GS3K इज मीडिएटेड बाय ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ने GS3 को एक्टिवेट कर दिया, GS3K ने क्या किया, GS पर फॉस्फेट लगा दिया। जैसे ये फॉस्फेट लगेगा GS क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा और ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं होगी। अब दूसरी तरफ हम समझ लें कि ये फॉस्फेट हटेगा कैसे। तो जब इससे फॉस्फेट ये हट गया, मान लो दूसरी कंडीशन है, इससे GS पर कोई फॉस्फेट नहीं है, तो ये कैसी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। तो इंसुलिन इनडायरेक्टली कॉज द इनएक्टिवेशन ऑफ GS3K, दस एक्टिवेशन ऑफ GS। जो हमारा इंसुलिन है इसने क्या किया, GS3K को सप्रेस कर दिया। जब ये एंजाइम सप्रेस हो गया तो ये इसके ऊपर फॉस्फेट लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा GS क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और जो हमारे ग्लाइकोजन सिंथेसिस है या जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो है वो बनने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह से रेगुलेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, अनफॉस्फोराइलेशन, या फिर हम बोलें कि जो हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये इसको ग्लाइकोजन सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, ग्लूकेगॉन जो है वो सप्रेस करता है। तो इस तरह से हमने आज के पूरे वीडियो में समझा कि किस तरह से ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को हम लोग बनाते हैं बॉडी में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि ये समझेंगे कि हमने ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बना तो लिया, उसके बाद जब हमें बॉडी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है तो इस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को हम कैसे ब्रेक करेंगे। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़कर वहां पर अपनी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये आप वीडियो आपको अगर पूरा समझ में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।